पहला क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखें, यानी कि अंतर को लिखना है। देखिए, जब भी आप लोग अंतर को लिखिएगा तो बीच में लाइन खींच पार करके और एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम लिख करके ऐसे नहीं लिखिएगा। बीच में जबकि का शब्द लगाइएगा, जैसे हम बनाए हुए हैं। पहला अंतर है जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा अंतर है जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तीसरा है जाइलम में जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। ऐसे बीच में आप लोग जबकि का प्रयोग कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा लंबे वृक्ष में संवहन ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम कहे जाते हैं। यह जड़ से लेकर तना तक होते हुए पत्तियों तक फैले हो रहते हैं। जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जल द्वारा पौधे करते हैं, इन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यह क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है जिससे ऊंचाई तक जल पहुंचने में परासरण दाब, मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में एक परासरणी प्रवणता का निर्माण हो जाता है। पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में परासरणी दाब सबसे ज़्यादा एवं जाइलम ऊतक से सटी कोशिकाओं में परासरणी दाब सबसे कम होता है, जिसके चलते रंध्रों से पत्तियों के जाइलम अंत तक एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का संचालन पत्तियों में जाइलम ऊतक के रंध्र तक निरंतर होता रहता है और लंबे वृक्ष के ऊपर पूरी ऊंचाई तक जल पहुंचता रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, चित्र सहित यानी कि सचित्र वर्णन करना है। इसका आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। अधिक सांद्रता वाले भागों को संभरण सिरे और कम सांद्रता वाले भागों को उपभोग सिरे कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक की चालिनी नालिकाओं द्वारा होता है। यह नालिकाएं अत्यंत छोटे छिद्रों वाली पलोटे से जुड़ी रहती हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी अंगों जैसे संचाई जड़ से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी द्विदिशीय पथ में रहता है। इस प्रकार पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, तरल भाग जो प्लाज्मा कहलाता है तथा ठोस भाग जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं रक्त पट्टिकाणु पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा हो जाएगा, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे शरीर के रक्त का करीब 55% होता है। अगला है लाल रक्त कोशिकाएं, यह आयतन के हिसाब से कुल रक्त का करीब 45% होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन वर्णक कहते हैं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगला है श्वेत रक्त कोशिकाएं, यह अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह रंगहीन होते हैं। इसकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं के संख्या की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। अगला है रक्त पट्टिकाणु, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन मानव हृदय का स्वच्छ एवं रंगांकित चित्र बनाएं। ऐसे आप लोग चित्र देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र अर्थात चित्र सहित वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के बीच में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। मनुष्य के हृदय का आकार तिकोना होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और सकरा भाग पीछे की ओर होता है तथा यह बाईं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसे हृदयावरण कहते हैं और इसके दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। इस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से तथा हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं
जिसे दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय कहते हैं। दाया अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र, जिसे दाया अलिंद निलय छिद्र कहते हैं, के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है जो रक्त को दाएं अलिंद से बाएं अलिंद निलय में जाने तो देता है परंतु वापस आने नहीं देता। इसी प्रकार बायां अलिंद बाएं निलय में बाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक मिट्रल कपाट होता है जो रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने तो देता है परंतु विपरीत दिशा में आने नहीं देता है। दाएं निलय के अगले भाग की बाएं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। इसके निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वल्व होते हैं। इस वल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता तो है परंतु वापस नहीं आ सकता है। फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बट जाता है जो रक्त को फेफड़ा में ले जाते हैं। बायां निलय के अगले भाग के दाएं कोने से महाधमनी चाप निकलता है। इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वल्व होते हैं जो रक्त को केवल बाएं निलय से महाधमनी की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। दाएं निलय में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। दाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा खुलती है जो फेफड़े से रक्त बाएं अलिंद में लाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की कार्य विधि को समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा, हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है तथा पुनः रक्त को फेफड़ों से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय की क्रिया विधि इसकी पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपादित होती है। मनुष्य के हृदय के वेशमों का संकुचन सिस्टोल तथा शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को 2 महाशिराओं तथा एक पश्च महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचाता है। फेफड़ों से रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। इसके बाद दोनों अलिंदों में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन होता है। इसके फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा दाएं निलय में तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं निलय छिद्रों के द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। जब दोनों अलिंद खाली हो जाते हैं तथा दोनों निलय रक्त से भर जाते हैं तब निलय में संकुचन तथा अलिंदों में शिथिलन होता है। इस समय दायां अलिंद निलय छिद्र त्रिदली कपाट के द्वारा तथा बायां अलिंद निलय छिद्र द्विदली कपाट के द्वारा बंद हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में चला जाता है जहां यह गैसीय आदान प्रदान के द्वारा शुद्ध होता है। इसी समय बाएं निलय में पहुंचा रक्त महाधमनी में पहुंचता है और फिर वहां से विभिन्न धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों में संचारित होता है।